नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोटी, मेरे साथ है हैदर भाई और हम लगातार जो एक मुहिम हमने छेड़ी है कि लोगों का पैसा वापस मिले, इंटरेस्ट के साथ मिले, कॉम्पनसेशन के साथ मिले, मेंटल हैरासमेंट के साथ मिले और कोर्ट में लंबी जो केसेस चलते हैं वो भी ना चले ताकि न्याय मिल सके। इसी के सेंस में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हैदर भाई, मैं डिस्कस कर रहा था जैसे कि हमने कल परसों हमने देखा जब हमने कंप्लेनेंट को बिठाया, उन्होंने 11 साल के बाद उनको फ्लैट मिला और किस परिस्थिति में मिला और ऐसे हालात पैदा हो गए। ये जो गठजोड़ है बिल्डर, सरकार और एक तरह से कहा जाए कि वकीलों की पूरी फौज खड़ी है, सारा पैसे का गेम है। और एक तरह से कहा जाए कि एक आम आदमी को लूटते हुए, एक आम आदमी का पैसा डकारते हुए ये लोग सोचते ही नहीं है कि इनको लगता कुछ नहीं होगा इनका, और कोई कानून मतलब एक तरह से कहा जाए वो ये नचा रहे हैं उंगलियों पर। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें तो इस कंटेक्स्ट में जो प्राइम कल्प्रिट है वो कौन है? बिल्डर। ठीक है। अब बिल्डर से जो पीड़ित लोग हैं, जो विक्टिम हैं, वो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले पुलिस के पास। अब पुलिस के पास दो ऑप्शन है, या तो वो आपकी फरियाद को सुने और बिल्डर पे एक्शन ले, या तो वो बिल्डर से कुछ मिठाई का डिब्बा ले ले और वो सुकून से बैठ जाए। तो इसमें आसान क्या लग रहा है आपको? दूसरा वाला। ठीक है, यहाँ से आदमी मायूस हुआ, अब वो अगले में गया हाई कोर्ट, या फिर अगले हाई कोर्ट तो बहुत बात की बात है, उसके बाद वो अथॉरिटी में जाता है। अथॉरिटी में जाता है तो अथॉरिटी में वो अपनी कंप्लेन देता है कि भाई पुलिस वाले नहीं सुन रहे, आप कम से कम मेरी कंप्लेन सुनिए। तो अब अथॉरिटी में गया, अब अथॉरिटी के लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो किसकी सुनेंगे? मतलब एक आम आदमी की जो बहुत सारे ग्रुप में बन के गए हैं उनकी सुनेंगे, या फिर उस मिठाई के डिब्बे की? ऑब्वियसली। अब यहाँ से मामला निकलता है तो कोर्ट पहुँचता है, लेकिन कोर्ट में हम ये नहीं कहते कि कोर्ट में ये सब चल सकता है। कोर्ट में न्याय मिलता है, लेकिन कोर्ट का जो न्याय होता है वो हम पे बहुत भारी पड़ता है। उसकी वजह यह है कि आपने एक केस डाला हाई कोर्ट में, अब वो केस चलते चलते, जैसे आप बता रहे थे अभी कि 18 साल बाद फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तो अब 18 साल लग गए। अब जो बंदा जिसने मकान आज लिया है, आज रहने के लिए लिया है, और आज रहने के लिए मतलब ये कि उसने 10 साल पहले बुकिंग कराई होगी या 5 साल पहले बुकिंग कराई होगी, और वो फिर और 18 साल इंतजार करे, ना तो उसको इंटरेस्ट मिला 18 साल तो वो क्या होता है कि वो टूट जाता है। अब टूट जाता है तो बिल्डर जो है वापस, आप जो बायर है वो बिल्डर के पास जाता है, वो उससे समझौता करने की कोशिश करता है, तो बिल्डर फिर अपनी मनमानी करता है। इस तरह करते करते उसकी हिम्मत बढ़ जाती है पहले प्रोजेक्ट में, फिर वो यही काम दूसरे प्रोजेक्ट में करता है, वो तीसरे में करता है, क्योंकि उसको पता है कि कानून जो आदत बन जाती है। और उसको ये बात भी पता है कि कानून जो है वो कुछ करने वाला नहीं है, और होता है तो बहुत इतना लेट हो जाता है, तब तक पीढ़ियाँ जो है वो चेंज हो जाती है, और ऑब्वियसली इसी वजह से जो है वो दुखी होता है। और आपने देखा गठजोड़, जैसे हैदर भाई ने बताया, ये तो सिस्टम का गठजोड़ है। दूसरा गठजोड़ है कैसे बिल्डर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना लेता है। एक सबसे अमाउंट ले लिया, मान लीजिए 100 रुपये सबसे ले लिए 10 लोगों से, उसके पास ऑलरेडी 1000 रुपये आ गए। 1000 रुपये में से उसने 20 रुपये की जो है वो प्रॉपर्टी खरीदी, मकान बनाने शुरू किए, और उसके बाद हालात ये हो गए कि उसने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, और एक टाइम ऐसा है कि प्रोजेक्ट्स थम गए, पैसा नहीं आया कई लोगों को। ऑब्वियसली कई लोग पैसा भी नहीं देते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कई लोग EMI, कई लोगों की बाउंस हो आती है, कई लोगों का ये इश्यूज, लेकिन ये बहुत कम लोग होता है, ठीक है, लेकिन कई बार ये भी इश्यूज आ जाते हैं। फिर ये एक तरह से ज़्यादा है। कॉस्ट की अगर बात करें हैदर भाई, तो हम अगली वीडियो में उन लोगों को भी लेकर आएंगे जो मकान बनाते हैं, यानी ठेकेदार, उन लोगों को लेकर आएंगे कि भाई बताओ ये टाइलें कितने की आती है, ये जो आपका जो ईंटें कितने की आती है, सीमेंट कितने का आता है, ये जो लैंड है वो एक्चुअल में कितने की आती है, जो गांव वालों से उन्होंने लैंड ली बिल्डर ने वो कितने की आती है, पेन कितना लिया बिल्डर ने, कमाने के लिए बैठा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्डर कि जो चीज़ 100 रुपये की उसके 2000 रुपये चार्ज कर लेगा, भाई एक लिमिट में कमाओ, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, ठेकेदार आया, उसके साथ कई सारे मजदूर आए, उनको कितना एक दिन का जो मजदूरी कितनी दी जाती है, 700-800 रुपये मजदूरी होती है। इसके बाद कितना सीमेंट आया, कितना बदरपुर आया, कितना रोड़ी आई, और कैसे आप उसको मकान बना दिया। आप सोच सकते हैं कि जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो कितनी कम होती है। या अगर आप सोच लेंगे तो आप अगर सोचेंगे तो आप कहेंगे ये इतनी क्यों, यानी कि जो मकान हमें करोड़ों रुपए के मिलते हैं उनकी एक्चुअल कॉस्ट अगर देखी जाए हैदर भाई तो 20 या 30 लाख रुपए मैक्सिमम। 30 लाख में भी बहुत ज़बरदस्त अगर आपकी लैंड है तो आप बना सकते हैं। तो ये जो गठजोड़ है, ये जो चीज़ है, और आप सोचिए कितना चार्ज कर रहा है वो आदमी, उसके बाद आपका पैसा रोक रहा है वो आदमी, उसके बाद आपको फ्लैट नहीं दे रहा है, उसके बाद आप EMI पे कर रहे हैं, रेंट अलग से पे कर रहे हैं, उसके बाद आप कोर्ट
जाकर परेशान हो गए हैं, उसके बाद कोर्ट सुनने के लिए आपकी तैयार नहीं है, इतना समय लग रहा है न्याय आने में, तो आप सोचिए फिर एट द एंड बंदा हताश होकर क्या करेगा? वो यही करेगा, समझौता करेगा कि भाई बताओ ठीक है जी, 100 रुपए की चीज़ 90 रुपए में दे दो जी, 40 रुपए में दे दो, 50 में दे दो, वो यही करेगा। और यही होता आ रहा है और पिछले काफ़ी समय से होता आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं। बल्कि मैं तो, और आप ये चीज़ अब डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा बोर भी होने लगे कि यार अब इसका क्या करें हम, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, दो बातें आपने पूछी। पहली ये कि बिल्डर को क्या कॉस्ट पड़ती है। देखिए, बिल्डर को अगर कोई ज़मीन 20 रुपए की पड़ती है, ठीक है, वो उस ज़मीन के एवज़ में, यानी उसकी ज़मीन के अगेंस्ट में 200 रुपये बाहर से लेता है, मतलब समाज से वो 200 रुपये उठाता है। अब वो 20 रुपये तो इसके यहाँ खर्चा हुए और 20 रुपये या 40 रुपये मान लीजिए आप उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, बाकी पैसा वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता है, वहाँ की ज़मीन खरीदने में। उस तरह की 3-4 ज़मीनें खरीद लेता है। अब वो फंसा हुआ है। अब वो क्या है, उसने 3-4 ज़मीनें ले ली, उन 3-4 ज़मीनों के लिए भी पैसे उठा लिए मार्केट से। तो अब वो इस तरह के पैसे को रोटेट करता रहता है। अच्छा, आपने पूछा कि टाइल्स वगैरह कितने की होती है। देखिए, जब आप कोई बड़ा ठेका होता है तो वो उधारी पे भी होता है, उधारी पर ही होता है ज़्यादातर। ठीक है। तो जैसे अब सीमेंट लगनी है, यहाँ पे कई ट्रक सीमेंट लगनी है, आप एक बोरी सीमेंट लेने जाएंगे तो दुकानदार आपको नगद पैसे पे ही देगा, बिल्कुल। लेकिन उसको मालूम है यार कि ये 3 ट्रक सीमेंट ले जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा उधारी पे भी कर लेते हैं। सस्ता भी करता है। सस्ता भी करता है। तो अब क्या सस्ता क्यों करता है? देखिए, बल्क में जा रहा है इतना। हाँ, बल्क में जा रहा है, इस वजह से सस्ता कर देता है। तो इनकी कॉस्ट तो कई जगह कम होती है। मतलब आप एक, इनका जो मटेरियल लगता है वो भी इनको फॉरेन पैसे नहीं देने, हमें ज़रूर देने फॉरेन पैसे, लेकिन इनको फॉरेन पैसे नहीं देने। इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, भले वो लैंड की हो या कंस्ट्रक्शन की हो, वो आप अगर जो बायर्स हैं उनकी जो भी वैल्यू है, बाइंग वैल्यू जो है, उसको अगर आप जोड़ लेंगे तो उसका 10% भी नहीं बैठता है। नहीं, इतना प्रॉफिट वो अगर ईमानदारी से बनाए तो भी कमा सकते हैं, लेकिन वो उन पैसों को रोटेट करते रहते हैं क्योंकि उनको जल्दी बड़ा बिल्डर बनना है। अगर फर्ज कीजिए वो रोटेट ना करे तो कितना बिल्डर, अगर 100 रुपए का अगर हिसाब लगाए तो आपके हिसाब से कितना बिल्डर कमा लेगा अगर प्रॉपरली मकान बनाकर दे दे? प्रॉपरली अगर मकान बना, जो उसने ब्रोशर में दिखाया हुआ है, हाँ, जो एमिनिटीज दिखाई हुई हैं, अगर वो बना के दे देगा, तब भी वो 40% प्रॉफिट पे बाहर निकलेगा। सोचिए। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, उसको क्या है कि उसको आज ही बड़ा आदमी बनना है, बड़ा बिल्डर बनना है। तो वो, अच्छा, ये लोग कौन है जो नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, भोपाल, इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ ये बिल्डर कल्चर शुरू हुआ है, ये लोग कौन है? ये लोग पहले दलाली का काम करते थे। मतलब इनका मकान है, उनको किराए पे दिला दिया, एजेंट, ब्रोकर जिसे बोलते हैं। अब वो करते करते भाई उनका प्रमोशन होते होते ही वही बिल्डर बन रहे हैं। जो खानदानी बिल्डर हैं, मतलब जो पुराने बिल्डर हैं जिनके पास उतना फंड है, वो इस तरह की हरकत नहीं करते। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, गोदरेज प्रॉपर्टी वगैरह जैसे हैं, डीएलएफ हैं, वो लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते क्योंकि उनका एक नाम है। तो इसलिए हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि सबसे पहले जब आपको फ्लैट खरीदना हो तो फ्लैट मत देखिए, सबसे पहले देखिए बिल्डर को, बिल्डर की क्या क्रेडिबिलिटी है। अगर बिल्डर सही है तो आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्लैट खरीद सकते हैं। और अगर बिल्डर सही नहीं है और आपको वो फ्लैट कितना भी सस्ता मिल रहा हो, वो एट द एंड ऑफ द डे आपको महंगा ही पड़ेगा। महंगा इस लिहाज से पड़ेगा कि वो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, उसमें पैसा फंसेगा आपका, उसमें आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले बिल्डर को देखिए, बिल्डर की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं इससे पहले वहाँ के लोगों से बात कीजिए, उनका क्या कहना है बिल्डर के बारे में। उसके बाद आप एक राय बनाइए कि क्या इस बिल्डर के अपार्टमेंट में मकान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक दूसरी बात भी सामने आती दोस्तों, मैं भी अक्सर ये डिस्कस करता था कि अगर इतना पैसा मैं वहाँ लगाता तो ये हो जाता, वहाँ लगाता तो ये हो जाता, इतना इंटरेस्ट मैं इनको दे रहा हूँ, मतलब 20 लाख के 50 लाख इनको दे रहा हूँ, तो मैं 30 लाख रुपए अगर मैं इतने सालों में कहीं और लगाता तो ये जो बातें लोग बोलते हैं, और जो मुझे लगता है ये बातें, इसका कोई सर और पैर नहीं है। वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए बॉस, आपके पास जो पैसा आपका है, आपने एक प्रॉपर्टी ली है और वो भी ईएमआई पर ली है, तो आप ये मानकर चलिए आपको महंगी पड़ेगी। अगर वो पैसा आप कहीं और लगाते तो आप लगा लीजिए, शेयर मार्केट में लगा लीजिए। कहने का मतलब है कि अब मैं इस पैसे से मैं अंबानी के शेयर खरीद लेता, अरे भाई इस पैसे से मैं बैंक में डाल देता। ये तो वो लॉजिक्स होते हैं जो, मतलब ये आप कर देते ना वो चीज। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको क्या खरीदना है, हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉपर्टी पे। तो अब प्रॉपर्टी को लेके जो कंपनीज लिस्टेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई में,
वो 2-3 ही हैं जिनमें बड़े नाम जो है वो डीएलएफ के हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी के। अगर आप सिर्फ गोदरेज प्रॉपर्टी को पकड़ें तो उसने पिछले 5 सालों में 8 गुना प्रॉफिट दिया है, ठीक है। यानी कि 10 लाख रुपए आपने लगाए तो वो 10 के 80 होते हैं, लेकिन 80 आप ऐसे डायरेक्टली होता है, वो कंपाउंड होता है। तो वो जो 10 लगा हुआ है वो आपका 1.25 करोड़ से ऊपर होता है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि क्या आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, वो इतनी जल्दी इंक्रीज हो सकती है? नहीं हो सकती। हम ये कहते हैं कि हम 8 गुना नहीं मानते, हम सिर्फ 2 गुना मान लेते हैं। 5 सालों में 2 गुना हुआ। आपने भी प्रॉपर्टी ले रखी है, हमने भी ले रखी है। जितने में हमने खरीदा था आज प्रॉपर्टी उतने में ही चल रही है, उतने में ही चल रही है, उसके इर्द गिर्द ही चल रही है। आपका पैसा दोगुना हुआ प्रॉपर्टी में लगाने। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं सोशल सिक्योरिटी है मकान। मकान सोशल सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि कभी कोई आपदा आई तो हम उसको बेच के अपनी आपदा को दूर कर सकते हैं। लेकिन जब वो बिकेगा ही लॉस में, जब वो बिके, अच्छा, एक तो पहली बात ये कि वो बिकेगा लॉस में, दूसरी बात ये कि उसको बेचने में आपको 3 महीना कम से कम टाइम, कम से कम, हाँ, ठीक है, 3 महीने का टाइम लगेगा। यानी कि अगर 3 महीने भी आप कम कह रहे हो, वो डिपेंड्स ऑन द, हाँ, अगर कोई बीमार है खुदा न खास्ता तो वो बेचारा चला भी जाएगा, आपका मकान नहीं बिकेगा, ठीक तो है। आप इन बातों से ही कहना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लगाएं पैसा या किसी और जगह लगाएं? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि जब आपके पास कंप्लीट फंड हो जाए, फर्ज कीजिए आपको मकान लेना है 50 लाख रुपए का, जब आपके पास 50 लाख रुपए हो जाए, आप ये लीजिए, या उनको दीजिए या चेक काटिए कि ये लिए चाबी दीजिए हमको और आप घर के अंदर जाइए। वो बात ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल था हैदर भाई वो ये था कि जो लोग पैसा ये सोच के कहते हैं कि अगर मैं बैंक में डालता या म्यूचुअल फंड में लगाता तो इतना हो जाता। नहीं, बैंक में तो नहीं होता। नहीं, मैं तो वो बात ठीक है, हाँ। हर की उसका एक लिमिट है, लेकिन सवाल ये होता है दोस्तों, ये तो वो बात हो गई कि आपने लगाया वहां और आप बात वहां की कर रहे हैं, तो वो बात ना करें। इससे तो बेटर है कि ये लॉजिक, क्योंकि बिल्डर नहीं समझता, ये लॉजिक कोर्ट्स नहीं समझती। कोर्ट कितना मानेगी इस सेंस में कि आपने रेंट दिया, ठीक है, रेंट के आप हकदार हैं, अगर आपका बनता तो रेंट पे आ जाता मकान, दैट्स इट, या आपका इंटरेस्ट जो बनता है वो हो जाता है। लेकिन अब बैंक ये नहीं सोचेगा कि आपके 5 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में लगाए थे, कभी ये कोई क्लॉज आता है? ये कभी क्लॉज नहीं आता, ये क्लॉज नहीं आता। तो इसलिए ये एक अलग सजेशन हैदर भाई ने दिया कि आप पैसे को कहाँ लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है दोस्तों, एट द एंड जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरह से बिल्डर्स जो है वो उनकी मनमानी चल रही है और ये हालात पैदा हो रहे हैं, और इसी वजह से जो है लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों हैदर भाई? बिल्कुल, लेकिन चूंकि मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि आपने वो छेड़ी। लेकिन मैं एक चीज़ और छेड़ना चाहता हूँ। आपने एक दौर देखा था जब प्रॉपर्टी में बूम आया था, याद है आपको दौर? आज से करीब करीब 8-9 साल पहले हम लोग ये सुन रहे थे, यार जिसके पास प्रॉपर्टी, अरे भाई साहब मेरी प्रॉपर्टी 30 लाख की थी, 60 लाख की बिकी, और बिकी है लोगों की। तो ये अचानक बूम क्यों गायब हो गया? क्योंकि इतने ज्यादा मतलब डिमांड कम हो गई। देखिए, जब आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, ठीक है, आप एक डिमांड एक क्रिएट हुई, लेकिन सप्लाई ने उसको पूरा कवर कर लिया, ठीक है, उसके अलावा भी सप्लाई होती जा रही है। तो भाई जब बायर ही नहीं है, जब डिमांड करने वाला ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी बढ़ेगी थोड़ी ना। मेरे कहने का मतलब है डिमांड पहले ज्यादा थी इसलिए महंगी थी, क्योंकि अब डिमांड क्यों कम हो गई? पैसा नहीं है लोगों के पास। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका पूरा गणित है। 2000 आने के बाद जो है वो आईटी सेक्टर ने बूम किया, ठीक है। तो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी लोकेशंस पे आईटी के दफ्तर खुले, ठीक है, और जो नए नए लड़के निकले पढ़ के और उनको वहाँ पे जॉब मिली, प्राइवेट जॉब का कल्चर एकदम से आ गया, ठीक है। तो अपना अपने घर छोड़ के लोग ज़्यादा सैलरी के लालच में या बाकी चीज़ों के अपने करियर के लालच में वो सारे लोग जो है वो बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए, उन्होंने पलायन किया। अब वो पलायन किया तो उनके पास पैसा भी है, उनको मकान भी चाहिए, और इधर जो है वो बिल्डर लॉबी अपना बिल्डर बना रही थी, वो बिल्डिंग से बना रही थी। तो उस टाइम अचानक से वो बूम आया। अब जब ये सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई, क्योंकि सबने देखा, बिल्डर ने देखा कि बड़ा प्रॉफिट है, यहाँ मकान बनाओ यूँ झट से बिक जाता है, ठीक है, तो हम अगली बिल्डिंग बनाएंगे वो भी झट से। नहीं, तो उसने तो परचेजिंग पावर, आपकी कहने का मतलब बढ़ी ना, तो लोगों ने उस समय मकान खरीदे, स्टूडेंट्स ने मकान खरीदे या किराए पर गए। तो जब बिल्डर को फायदा दिखना शुरू हुआ कि भाई इसमें बड़ा फायदा है, बिल्डर्स बनने में, तो मुंह मांगे रकम दे रहे हैं, मुंह मांगे रकम मिल रही है क्योंकि सैलरी ज्यादा है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि रोज नए कुकुर मुत्ते की तरह नए बिल्डर खड़े हो गए, उन्होंने मकान बनाने शुरू किया। आप खुद अपनी आंखों से आपने देखा होगा, पिछले हम लोग करीब 15 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों के देखा देखी जो ब्रोकर का काम करते थे, जो दलाली करते थे, वो कैसे बिल्डर बन गए। सही बात है। बहुत से लोगों को आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इन लोगों ने देखा कि फ़ायदा बहुत है इसमें, तो वो सब आगे घुस गए इसमें।
और उन्होंने इतनी बिल्डिंगें बना डाली, आज आप नोएडा को कंक्रीट का जंगल कहा तो जाता है। कहने का मतलब आपका ये है इन शॉर्ट कि उस समय एक्चुअल में डिमांड क्रिएट हुई थी। उस समय एक्चुअल में डिमांड क्रिएट हुई थी क्योंकि औद्योगिक बूम आया था। ओके। ठीक है, उसके बाद से लोग काफी पलायन करके यहाँ पे आए। तो उस समय आईटी मतलब कंप्यूटराइज्ड हो गया था सारी चीजें। आईटी नया था, ठीक है, और उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत थी, तो जो भी आईटी किया हुआ बंदा था वो सब भर्ती हो गया और वो सारे लोग पलायन करके बड़े शहरों में, उनको मकान चाहिए था। तो या तो कोई ऐसी क्षेत्र में फिर कोई तरक्की हो किसी और क्षेत्र में, और फिर दोबारा लोग जो है नहीं, परचेजिंग पावर बढ़े, अभी लोग क्या आए खरीदें। इसकी वजह ये भी है ना कि अभी जो पिछले 2 साल से तो कोरोना ने लोगों की परचेजिंग पावर को एकदम खत्म कर दिया। वो तो ठीक सच है, है। तो अब इसलिए डिमांड गिरी हुई है और मुझे लगता है कम से कम 4-5 साल और लगेंगे इसको वापस वो भी रफ्तार तब पकड़ने। जब तक कोई पेंडेमिक ना आ जाए, कुछ और ना हो जाए। हाँ, अगर चाइना ने कुछ और कर दिया तो बात अलग है। चलिए खैर, अगली वीडियो में फिर और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हैदर भाई कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सीधे बैठ जाइए, बाकी सब ठीक है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।